ऐसा क्वेश्चन फ्रिक्शन वाले चैप्टर में हम कर रहे थे। एक बुक है, इसको आपने ऐसा प्रेस करके रखा हुआ है, मतलब ये गिरे नहीं, इसके लिए आपने इसको ऐसा दबा के रखा है। फ्रिक्शन है ऑफ कोर्स, इसलिए गिर नहीं रहा है। ये ब्लॉक जो है इक्विलिब्रियम में, ये जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ब्लॉक के सेंटर से पास हो रहा है। ये बिल्कुल सेंटर वाली लाइन के अलोंग लग रहा है। इस ब्लॉक पे जो दीवार का नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन, दीवार का नॉर्मल रिएक्शन इफेक्टिवली इफेक्टिवली इस लाइन के अलोंग होगा, इसके थोड़ा ऊपर होगा, या इसके थोड़ा नीचे होगा। ए, बी, सी, तीन ऑप्शन दिए गए आपको कि ब्लॉक के ऊपर दीवार जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है, उस नॉर्मल रिएक्शन को हम अप्रोप्रिएटली कैसे रिप्रेजेंट करें। ऐसा दिखाएं कि नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल सेंट्रल लाइन के अलोंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है, या इस नॉर्मल रिएक्शन को इससे ऊपर या नीचे लगता हुआ दिखाएं। सेंट्रल लाइन पे लगता हुआ दिखाएं, ऐसा जीसन का कहना है। इथान कुछ और बोल रहे हैं। सेंट्रल लाइन, देखिए ये ब्लॉक नहीं गिर रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है, यहां इसका वेट लग रहा है। ब्लॉक नहीं गिर रहा है तो फोर्स जीरो होगा, एफ के इक्वल नॉर्मल रिएक्शन होगा गारंटीड, और mg के इक्वल फ्रिक्शन होगा, इसकी भी गारंटी। नहीं गिर रहा है, mg के इक्वल फ्रिक्शन है। अब जैसा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन को हम सेंट्रल लाइन पे लगा देते हैं। अब आप खुद से देखिए, अगर हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखने जाएं तो mg का कोई टॉर्क नहीं, f का कोई टॉर्क नहीं, नॉर्मल का कोई टॉर्क नहीं, लेकिन ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका तो इस पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क हो गया। तो कॉमन मैन से पूछेंगे तो बोलेगा यहां पे वॉल है, ये कैसे घूमेगा, घूमना तो संभव ही नहीं है। लेकिन फिजिक्स वाले से पूछेंगे, फिजिक्स वाला कोई भी आदमी बोलेगा कि भाई इस फोर्स का टॉर्क नहीं है, बट फ्रिक्शन का एक नॉन जीरो टॉर्क है, तब तो ये घूमना चाहिए। बट हम तो जान रहे हैं कि ये घूम नहीं सकता। इसका मतलब ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है इसमें कुछ गलती है। फ्रिक्शन विल हैव एन अनबैलेंस्ड टॉर्क इन दिस केस, पर ये घूम नहीं सकता। अगर ये ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज समझिएगा, ये ब्लॉक ऐसे घूमना चाहता है। ऐसे घूमना चाहने का मतलब क्या हुआ, ये लोअर एंड पे इधर के हिस्सों में दीवार को जोर से पुश करेगा, ये ऐसे घूमना चाहता है। ये ब्लॉक यहां से वॉल को छोड़ना चाहता है और नीचे इसको प्रेस कर रहा है। अगर आप सच में एक ऐसे ब्लॉक को ऐसे दीवार से चिपका के रखेंगे, ऐसे फोर्स लगाएंगे, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये दीवार पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक ऐसे घूम जाना चाहता है ऐसे। तो ये ऊपर से वॉल को छोड़ रहा है और नीचे की तरफ ज्यादा जोर से पुश कर रहा है। ये एक फैक्ट है। ये नीचे की तरफ ज्यादा जोर का पुश होने का मतलब हुआ कि एक्चुअली में ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहां तो ऑलमोस्ट ये छोड़ चुका, ये ऐसे घूमना चाहता है।
यहाँ हल्के से प्रेस कर रहा है ये दीवार को, दीवार इस पे छोटा फोर्स लगा रही है। जैसे पर यूनिट एरिया फोर्स को मान लो मैं ये दिखा रहा हूं, तो जैसे जैसे तुम नीचे आओगे ना ये फोर्स बड़ा होता जाएगा। यहां पे ये ब्लॉक दीवार को जोर से पुश कर रहा है, तो इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट जो इफेक्टिव नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंट्रल लाइन पे हो ही नहीं सकता। और हमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क तो जीरो होना चाहिए। अब mg का लाइन ऑफ एक्शन तो बदलेगा नहीं, वो तो सेंटर ऑफ मास पे ही है। आपने जो बाहरी फोर्स लगाया वो कहा गया है कि सेंट्रल लाइन पे लगाया, फ्रिक्शन तो यहीं लगेगा, इधर इधर तो लग नहीं सकता। तो ये फोर्सेस के पोजीशन तो फिक्स्ड है। तो फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस करने के लिए मजबूरी है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को ऐसे होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखिए, इस फोर्स की इस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन का एक ऐसा टॉर्क है। नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट ओ के अबाउट बॉडी को ऐसे घुमाना चाहता है, पॉइंट ओ के अबाउट फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमाना चाहता है, दोनों बैलेंस हैं। इस वजह से ये कहीं नहीं चल रहा है। ये डिस्टेंस अगर हमारे पास x हो और ये डिस्टेंस y हो, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन का टॉर्क F इंटू एक्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फ्रिक्शन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों टॉर्क इक्वल एंड ऑपोजिट है, फ्रिक्शन नॉर्मल। तो अगर ब्लॉक के डायमेंशंस पता हो तो हम एक्चुअली y भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्लॉक के डायमेंशन पता है, जैसे विड्थ a है तो a बाई 2 हो गया, y पता कर सकते हैं। ब्लॉक जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है दीवार के ऊपर वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये नीचे की तरफ ज्यादा जोर से दीवार को धकेल रहा है, ऊपर की तरफ छोड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन है। बिल्कुल सेम सिचुएशन डेवलप होती है जब आप एक ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पर फिसलने के लिए छोड़ देते हो, फ्रिक्शन है। अब अभी तक के सारे डिस्कशन में हम ऐसे किया करते थे, ये ब्लॉक है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। कभी किसी ने नहीं पूछा और न सोचने की जरूरत समझी कि ये नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन एग्जैक्टली क्या है, कहां लग रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन। ये सवाल हमारे मन में कभी उठा ही नहीं, क्योंकि हम रोटेशन के बारे में सोचते ही नहीं थे। हमने लेमैन की तरह, एक सामान्य आदमी की तरह ये मान लिया कि ये रखा है तो घूमेगा कैसे। हमने ये मान लिया कि ये कैसे घूम सकता है, दीवार है, हाउ कैन इट रोटेट। वैसे ही हमने मान लिया कि ये ब्लॉक इंक्लाइन पे फिसल तो सकता है, पर इंक्लाइन प्लेन की प्रेजेंस में ऐसे घूम के ऐसे कैसे चल सकता है। तो हमने कभी भी रोटेशन नहीं होने को जस्टिफाई नहीं किया। क्यों नहीं हो रहा है नहीं पता है, पर अब समय है कि हम उसको जस्टिफाई करें। रोटेशन क्यों नहीं हो रहा है, तो आंसर है इस पे टॉर्क जीरो है। और टॉर्क लिखने के लिए फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एग्जैक्टली पता होना बहुत जरूरी है। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, उसका कंसर्न पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, ये सब नहीं जानेंगे तो टॉर्क लिखेंगे कैसे। तो फोर्स एग्जैक्टली कहां लग रहा है ये जानना जरूरी है। ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है मान लो, और इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, इसके ऊपर एक्ट करने वाला फोर्स फ्रिक्शन ऐसा है, इसके ऊपर एक्ट करने वाला फोर्स mg ऐसा है, और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। अब आप फिर से देखिए, अगर हम सेंटर पॉइंट सी के अबाउट टॉर्क देखें तो वो तो जीरो है, फोर्स जीरो है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है एक्सेलरेट हो रहा है, तो नेट फोर्स जीरो नहीं है। बट नेट फोर्स जीरो नहीं होने के बावजूद ये घूम तो नहीं रहा है ना, देयर इज नो रोटेशन। तो पॉइंट सी के अबाउट कोई रोटेशन नहीं है, कोई टर्निंग नहीं दिख रही है मुझे, तो पॉइंट सी के अबाउट टॉर्क
जीरो होना चाहिए। अब mg तो वहीं से पास हो रहा है, उसका कोई टॉर्क नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन तो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट सी के अबाउट फ्रिक्शन का क्लियरली एक टॉर्क है, देखिए आप, एफ इन टू वाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एफ इन टू वाई, इसको कोई तो बैलेंस करेगा। अब अगर नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल इसी लाइन पे लगा दोगे तुम ऐसे, तो नॉर्मल का कोई टॉर्क नहीं है, फिर बैलेंस कौन करेगा, संभव ही नहीं है। इसलिए यहां पे भी नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन इधर शिफ्ट हो गया है। ये नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स पे, और टॉर्क बैलेंस होने के लिए जरूरी है कि नॉर्मल फोर्स का सी के अबाउट ये टॉर्क और फ्रिक्शन का सी के अबाउट ये टॉर्क दोनों इक्वल हो, मतलब एन इंटू एक्स इज एफ इंटू वाई। ध्यान दीजिए, नॉर्मल रिएक्शन यहां नहीं हो सकता। अगर आप सोच रहे हैं यहां क्यों नहीं लगाया, तो इस केस में तो फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये ब्लॉक डेफिनेटली घूमने लगेगा, जो कि नहीं घूम रहा है, इट कैन नॉट रोटेट। If the block was smooth for a patch, क्यों घूमेगा? फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है वेदांत। इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप कह रहे हैं कि फ्रिक्शन यहां सिर्फ इतनी दूर पे लग रहा है, ऐसे ही कुछ कह रहे हैं ना आप, तो फ्रिक्शन तो लगेगा इसी लाइन पे ना। फ्रिक्शन वाला फोर्स यहां पे लग रहा है कि यहां पे लग रहा है कि यहां पे लग रहा है कि यहां पे लग रहा है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन ये है, पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क तो अभी भी एफ इंटू एक्स ही होगा, तो नॉर्मल का लाइन तो यही होगा, क्यों सेंट्रल लाइन होगा? तो डजेंट मैटर अगर हम बोले कि पूरा सरफेस स्मूथ है, सिर्फ यहां पे फ्रिक्शन है छोटी सी दूरी में, तो भी हमारा ये एनालिसिस सही है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही यहां भी है, अगर हम ये बोलें कि फ्रिक्शन सिर्फ यहां लग रहा है, तो क्या हुआ, फ्रिक्शन का लाइन तो यही है ना, तो पॉइंट ओ के अबाउट उसका, पॉइंट सी के अबाउट उसका टॉर्क तो ऐसे ही है ना, इसको कोई तो बैलेंस करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन को इधर ही लगना पड़ेगा। फिर से ये आपको अभी अटपटा लग रहा होगा, पर ये है नहीं अटपटा, थोड़ा सोच के देखिए। कोई भी ऐसी चीज को हम इमेजिन करें, इसको एक इंक्लाइन प्लेन पे फिसलने के लिए अगर हमने छोड़ दिया कि भाई जाओ जहां जाते हो जाओ, तो ये फिसलती हुई चीज आगे की तरफ इसको दबाती है ज्यादा जोर से, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। ऊपर तो ये कांटेक्ट छोड़ने जैसा हो रहा है, ये जब पलट जाना चाहती है, थोड़ा और इंक्लिनेशन बढ़ा दें तो पलट ही जाएगी शायद, ऐसा भी पढ़ेंगे आगे। थोड़ा और एंगल बढ़ा दें तो ये पलट ही जाएगा। इसमें टेंडेंसी है ऐसे पलटने की, यहां से छोड़ रहा है, यहां दबा रहा है जोर से। तो नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे है, ये सोचना गलत है। अब देखिए, सपोज करो कि एक ऐसा ब्रिक या बुक जो भी है, इसको एक टेबल पे रखा है तुमने ऐसा ओवर हैंग करके, इसका कुछ हिस्सा ऐसे बाहर है, ब्लू कलर, ये सिचुएशन इमेजिन करो, ऐसा कुछ दिख रहा है, ध्यान से देखना। डेली लाइफ एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जब तक ये इतना बाहर है तो नहीं गिरेगा, थोड़ा और बाहर करो नहीं गिरेगा, और बाहर करो नहीं गिर रहा है, 50% से जरा भी ज्यादा बाहर हुआ कि ये छोड़ दूंगा तो गिर जाएगा, ये सब पलट गया।
तो अभी मोटा मोटी डेली लाइफ एक्सपीरियंस से हम ये कह सकते हैं कि भाई ये कहीं नहीं चलने वाला। इसको जस्टिफाई करते हैं, न्यूटन की तरह सोचते हैं, कॉमन मैन की तरह नहीं। कॉमन मैन बोलता है टेबल है कहां जाएगा, न्यूटन बोलते हैं कहीं नहीं जा रहा है, फोर्स जीरो है। वो बोलते हैं इसका वेट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। वेट फोर्स कहां लग रहा है, सेंटर पे। अरे ग्रेट, वेट फोर्स तो लग रहा है सेंटर पे, इस ब्लॉक के ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ मास पे mg लग रहा है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां नॉर्मल रिएक्शन इधर या इधर हो ही नहीं सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इधर है या इधर है, तब तो एक कपल फॉर्म हो जाएगा। छोड़िए कपल शब्द भारी हो गया, पॉइंट सी के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क हो जाएगा। तो फिर ये ऐसे टिका हुआ कैसे रहेगा, ये तो घूमता हुआ दिखाई देना चाहिए, लेकिन घूमता हुआ नहीं दिख रहा है। हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं भाई, इस पे टॉर्क वर्क नहीं है। तो ये एक ही तरीके से संभव है कि जो नॉर्मल फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन सी से पास हो, और कोई तरीका ही नहीं है, गारंटीड। यहां तो इतना बड़ा एरिया है जो कांटेक्ट में है, लेकिन इतना बड़ा एरिया कांटेक्ट में होने के बाद भी नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास हो रहा है। हाँ, इसका एक ही मीनिंग है कि यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बहुत कम है, प्रेशर कम है, ये ब्लॉक ऐसे गिरना चाहता है, टेंडेंसी है। इस किनारे पे बहुत जोर से ये दबा रहा है, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन बड़ा है, इधर थोड़ा कम है, इधर थोड़ा कम है। इफेक्टिवली बिकॉज इधर ज्यादा प्रेशर है, इधर कम है, तो इफेक्टिवली जो नॉर्मल फोर्स है वो बिल्कुल यहां से पास हो रहा है। क्यों, ये बड़ा एरिया है, ये छोटा एरिया है, लेकिन यहां प्रेशर जाता है। इफेक्टिवली ये सब अब कॉम्प्लिकेटेड वेरिएशन हम नहीं समझ रहे हैं, बट एक चीज हम एकदम साफ साफ समझ रहे हैं कि ये सी से ही पास होगा इफेक्टिवली, क्योंकि टॉर्क जीरो है, ऐसे ही जीरो हो सकता है। चलिए इस ब्रिक को या बुक को थोड़ा और बाहर की तरफ पुश करते हैं, थोड़ा सा और बाहर की तरफ पुश करेंगे। इसको एग्जैक्टली 50% बाहर कर देते हैं। एग्जैक्टली हाफ ऑफ द लेंथ बाहर कर देते हैं। अब देखिए जो वेट फोर्स है, ओहो, वो बिल्कुल सेंटर पे लग रहा है, वो टेबल के बिल्कुल एज से, किनारे से पास हो रहा है, जस्ट एज के अंदर, ऐसा मान लो। तो हम अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि हाँ ये अभी भी नहीं पलटेगा, जस्ट 50% से कम है तो नहीं पलटेगा, ये जस्ट 50% से कम है, ऐसा मान लो। mg जस्ट टेबल के एज के अंदर है, ये नहीं पलटेगा, एक ही तरीके से संभव है। ये दोनों फोर्स के बीच में गैप हुआ तो टॉर्क हो जाएगा, दोनों का लाइन एक ही होना चाहिए। ये वो सिचुएशन है जब ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिंगल पॉइंट पे कांटेक्ट में, ये टेबल के किनारे पे बिल्कुल यहां टच कर रहा है, यहां कोई कांटेक्ट है ही नहीं, ये ऑलमोस्ट उठने की कगार पे आ चुका है, ये छोड़ रहा है टेबल को, इधर से ये टेबल को ऐसे छोड़ रहा है, जस्ट इस पॉइंट पे प्रेशर डाल रहा है, जस्ट टिका हुआ है, इधर से तो ये छोड़ ही चुका है। नॉर्मल रिएक्शन एकदम सिंगल पॉइंट यहां पे एक्ट कर रहा है। अब अगर इस बुक को थोड़ा और बाहर पुश किया, अगर किया और हाथ हटाया, तो इसको गिरने से भगवान भी नहीं बचा सकते। क्यों भाई? क्योंकि अब जो सेंट्रल लाइन है, mg का लाइन ऑफ एक्शन है, ये टेबल के एज से बाहर चला गया। अब नॉर्मल रिएक्शन यहां थोड़ी आ सकता है, ये यहां कैसे होगा? जो नॉर्मल फोर्स है वो तो डेफिनेटली इसी रीजन में कहीं ना कहीं होगा ना, इसके बाहर तो नहीं जा सकता। यहां नॉर्मल रिएक्शन दिखा दे तो ये तो मीनिंगलेस है, क्यों? सिंगल पॉइंट कांटेक्ट, जस्ट ये पूरी तरह पीछे से उठ चुका है, यहां पे सिर्फ टच कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में
नॉर्मल फोर्स एक्सट्रीम केस में यहां हो सकता है, इसके आगे इधर नहीं हो सकता है। अब अगर आप इस ब्लॉक को ऐसे बाहर निकालोगे तो ये दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेपरेट हो गया, डेफिनेटली एक टॉर्क क्रिएट हो गया, कपल बन गया, और ये घूम ही जाएगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम हम देखेंगे। इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो mg का टॉर्क नहीं है, एन का टॉर्क है। इस पॉइंट के अबाउट अगर देखेंगे तो हम कहेंगे एन का टॉर्क नहीं है, बट mg का टॉर्क है जो इसको घुमा देगा। तो अब जैसे ही 50% से बाहर निकला कि ये पलट जाएगा। क्या ये बात मैं आपको समझा पाया? नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो शिफ्ट हो रहा है जैसे जैसे आप लॉक को बाहर कर रहे हो, बट इस पॉइंट के बियॉन्ड तो नहीं जा सकता ना, वो तो लिमिट है, अल्टीमेट लिमिट। उसके आगे कहां जाएगा? हाँ, एक ही पॉइंट पे लगेगा। तुम अपने टेबल पे जहां बैठे हो वहां एक बुक को रखो ना भाई। एक मिनट रुको, ये इतनी भारी चीज मैं क्यों लेके घूम रहा हूं? ये नहीं चल रहा है, नहीं घूम रहा है, कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसके सेंटर ऑफ मास पे mg लग रहा है, वही नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ये इसको बाहर किया 50 सेंटीमीटर मार्क से थोड़ा कम, ऐसा। अभी क्या हो रहा है? अभी भी यही सिचुएशन है, mg यहां कहीं है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है। बट आप महसूस करो इसको, थोड़ा सा ऐसे टच करके देखो, देखो ये पीछे से कांटेक्ट छोड़ने की टेंडेंसी में आ गया है एकदम 50 सेंटीमीटर मार्क पे। ये सिचुएशन देखो, ये कहाँ टिका है? जस्ट एक ए, देखो 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 देखो, मुझे पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल यहां से ऐसे ऐसे हो रहा है, एकदम एग्जैक्ट बीच में, ये देखो यहां टिका है ये। तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, इधर क्यों लगेगा? mg भी ए गया, थोड़ा सा भी बाहर निकला तो गया। यही हो रहा है ना। जैसे जैसे आप इसको बाहर करते हो इन पॉइंट्स पे प्रेशर कम होने लगता है, बट नॉर्मल रिएक्शन किसी भी हाल में इसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकता। ये एक ब्रिक है, जिसका 1/3 लेंथ टेबल के बाहर है, L/3। L इसकी पूरी लेंथ, L/3 लेंथ टेबल के बाहर है। बिल्कुल आइडेंटिकल एक दूसरी ब्रिक है, बिल्कुल इसी के जैसी एक दूसरी ब्रिक है, इसको इसके ऊपर रख देते हैं। बुक है, ब्रिक है, जो बोलना है बोलिए, आइडेंटिकल है दोनों। हाँ, इसकी लेंथ भी L ही है। अब इक्विलिब्रियम बना रहे, इसके लिए मैक्सिमम ओवरहैंग है। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, सो दैट नथिंग टॉपल्स, कुछ भी पलटता नहीं है। इसके लिए एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। ईच ब्रिक हैज लेंथ L, दोनों ब्रिक के मास सेम है। बताइए।
जस्ट एक मिनट। अरे भाई मैंने क्या कर दिया। देखो, यहाँ दो बातें हैं, हालांकि एक बात मैंने ऑब्वियस है पर ठीक है। अ, अगर आप सिर्फ इस ब्लॉक को देखो तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं अंदर में है, इधर है, यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे। ये अकेला है तब तो नहीं पलटेगा क्योंकि हाफ से कम लेंथ बाहर है। इसके ऊपर तुमने एक और वेट रख दिया। अब इस कॉम्बाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, दोनों ब्रिक मिला करके इस अरेंजमेंट का सेंटर ऑफ मास, अगर ओवरऑल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर ऐसा कुछ है, इस टेबल सपोर्ट एरिया के ऊपर है, टेबल के ऊपर है, मतलब लाइन ऑफ mg टोटल वेट जो है वो टेबल के अंदर से पास हो रहा है, तो नहीं पलटेगा। क्यों? नॉर्मल रिएक्शन एडजस्ट हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल इसी पॉइंट पे लगेगा। वो एडजस्ट हो सकता है। कैसे एडजस्ट होता है? प्रेशर कम ज्यादा करके, जिससे इसके अबाउट कोई टॉर्क नहीं है, कोई कपल का फॉर्मेशन नहीं है और नहीं पलटेगा। लेकिन अगर आप इसको बाहर ले जाओगे, दो मास हैं, एक मास को उधर शिफ्ट कर रहे हो, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी तो इधर शिफ्ट हो रहा है। अगर आपने इसको ज्यादा बाहर की तरफ कर दिया तो एकदम गारंटीड है, अगर ये ज्यादा बाहर कर दिया, सेंटर ऑफ मास कहीं यहां आ गया, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, सिस्टम मतलब दोनों ब्लॉक मिला के, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, वेट फोर्स ऐसे जा रहा है, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन इसको कैसे रोक सकता है? नॉर्मल रिएक्शन एट द मैक्स यहीं पे लगेगा और ये कपल फॉर्मेशन हो गया, ये तो घूम जाएगा, टॉपल कर जाएगा। तो इस केस में टॉपलिंग नहीं होगी, इस केस में टॉपल करेगा। जस्ट सेफ है, जस्ट बच गया अगर इस अरेंजमेंट का सेंटर ऑफ मास टेबल के इस किनारे के ठीक ऊपर हो, बिल्कुल टेबल के एज से mg का लाइन पास हो रहा हो, सेंटर ऑफ मास ठीक टेबल के किनारे के ऊपर हो। अगर ऐसा है तो जस्ट सेफ है। अब आप इस पोजीशन से ऊपर वाले ब्लॉक को जरा भी बाहर करोगे तो सेंटर ऑफ मास इधर खिसका, टेबल के किनारे से बाहर गया कि ये पलटा, ये पलट जाएगा। तो हमें यह देखना है कि इस अरेंजमेंट का सेंटर ऑफ मास एट द मैक्स, एट द मैक्स इस एज से पास, इसके उधर ना हो। इसके लिए क्वेश्चन कहता है कि ये L/3 बाहर है और इसके ऊपर आपने इसको x डिस्प्लेस करके ऐसे रख दिया है, ऐसा। सेंटर ऑफ मास जस्ट यहां है तो ये सेफ है। हमें यही केस कंसिडर करना है कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, ऑफ कोर्स y कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं, x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का ठीक इसके ऊपर है, मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इसके ठीक ऊपर है। ऑरिजिन आप जहां मर्जी वहां सेट कर सकते हैं, ऑरिजिन यहां भी ले सकते हैं, यहीं ऑरिजिन ले लीजिए। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0 है ऐसा बोलिए, ऑरिजिन यहां भी ले सकते हैं। अगर ऑरिजिन यहां लिया तो हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है ओवरऑल सिस्टम का वो 2L/3 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये L/3 दिया हुआ है। यहां ऑरिजिन लेंगे तो हम बोलेंगे कि इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 2L/3 है, और अगर यहां ऑरिजिन लेंगे तो हम ये कहेंगे कि सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0 है। यही ले लेते हैं। देखिएगा, ये जो नीचे वाला ब्लॉक है इसका सेंटर इधर कहीं है,
कितनी दूरी पे है? यहां से L/2 दूरी पे है। तो यहां से ये दूरी कितनी हुई? L/2 माइनस, ये सॉरी 2L/3 माइनस L/2। ये 2L/3 है और ये L/2 है, ये दूरी। ये 4L माइनस 3L/6। तो इस नीचे वाले ब्रिक का सेंटर ऑफ मास यहां से L/6 इधर है। अगर हम इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं, इस मास को यहां रखा हुआ माना, इसका कोऑर्डिनेट है -L/6 M1x1। जो दूसरी वाली ब्रिक है ऊपर वाली, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? जो इस ब्रिक का एक्स कोऑर्डिनेट है, ध्यान से देखिएगा, +x। क्यों पूछा गया क्या है मुझसे? मुझसे ये पूछा गया है, अगर ये ब्रिक भी ठीक इसके ऊपर होता तो दोनों के सेंटर एक ही जगह होते ना, एक ही एक्स कोऑर्डिनेट होता। इसको एक्स खिसका दिया तो सेंटर एक्स आगे चला गया। तो ये जो ब्रिक है आपका, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर का? आंसर है इसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट +x, मतलब m इंटू M1x1 प्लस M2x2 0 होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। हमने इसी को ऑरिजिन माना है। अगर इसको ऑरिजिन माना होता तो फाइनल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट L/2 होता। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना आ गया देखिए, x इज इक्वल टू L/3 आई गेस। देखिए x इज इक्वल टू L/3। फिर से एक बार क्विक रिपीटेशन, ये L/3 दिया हुआ है इसलिए ये 2L/3 है, इसका सेंटर यहां से L/2 पे है, तो 2L/3 माइनस L/2 हमें ये डिस्टेंस बताता है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं भाई कि अगर ये सेंटर ऑफ मास है और ये दो पार्टिकल्स हैं, दो बराबर मास के पार्टिकल हैं, तो सेंटर ऑफ मास इनके बिल्कुल बीचों बीच ही होगा ना। तो नीचे वाले ब्रिक का सेंटर जितना इस तरफ है, ऊपर वाले ब्रिक का सेंटर इस पॉइंट से उतना ही इस तरफ होना चाहिए। ये L/6 इधर है तो इसका सेंटर L/6 इधर होना चाहिए। ये L/6 है, ये L/6 है, तो इसके सेंटर से इसका सेंटर L/6 प्लस L/6 L/3 शिफ्टेड है, मतलब ये x L/3 है। अरे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, कोई चांस नहीं है। हाँ? मुश्किल है। क्या है? कुछ तो बोलोगे तब ना। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट लेसन है। देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक पैर पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जहां भी हो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मैं करके नहीं दिखा पाऊंगा, तुम खुद करके देखोगे। खड़े हो जाओ, एक पैर पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हो बड़े आराम से। अब चलो सब लोग अपना टो छुएंगे, सब लोग छू लेते हैं। अब सिर्फ एक काम करना है, अपनी पूरी बॉडी को ऐसे दीवार से सटा दो। ये जो तुम्हारा पैर है वो भी दीवार के पास होना चाहिए, एकदम ऐसा होना चाहिए। ये जो तुम्हारा पैर है ना, फुट, ये बिल्कुल कोई बेईमानी नहीं चलेगी इसमें, ये आपकी दीवार को टच करती हुई होनी चाहिए। अब जरा बेंड होके दिखाओ तो, अब जरा इस टो को टच करके दिखाओ तो, नहीं कर पाओगे, बेंड ही नहीं हो पाओगे। ऐसा क्या हो गया? हम स्टेबल तभी तक हैं जब तक हमारी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से जाने वाला लाइन, वर्टिकल लाइन, ये बॉडी, ये आपका पैर,
आपके बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली वर्टिकल लाइन अगर इस सपोर्ट लाइन के अंदर है तो स्टेबल रहेंगे, मतलब नॉर्मल रिएक्शन झू 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 करके एडजस्ट हो जाएगा और बिल्कुल इसी लाइन पे रहेगा, आप पे नेट टॉर्क 0 होगा। लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी को ऐसे झुकाया, आपने बॉडी को ऐसे झुकाया, आपका ये पैर है, अब हंसना नहीं, ऐसे मान लो झुका दिया, तो नॉर्मल रिएक्शन तो यहीं कहीं होगा ना, और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला वेट यहाँ है, तो ये तो टॉर्क बन गया, तुम तो पलट जाओगे। तो नॉर्मल कोर्स में हम ऐसे क्यों झुक पाते हैं? क्योंकि हम अपने बॉडी के वेट को आगे पीछे कुछ, बॉडी फ्लेक्सिबल है हमारी, तो जब हम झुकते हैं एक्चुअली में तो हम कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, इसको हम पीछे पुश कर देते हैं जिससे सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन अभी भी यहां से पास हो रही है। ये अलाउड है, ये इसको पीछे करना अलाउड है, लेकिन जब ये दीवार हो गया यहां पे पीछे तो ये एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। यहाँ पीछे वॉल है तो फिर मैं इसको ऐसे पुश नहीं कर सकता, ये वेट को पीछे नहीं धकेल सकता, अब मैं ऐसे झुक ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं। अगर मैं झुक गया किसी तरीके से, कमर से किसी ने बेंड कर दिया, अगर कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली वर्टिकल लाइन इसके बाहर हो जाएगी, पैर के बाहर, और मैं पलट जाऊंगा। तो इसी तरीके से आप किसी चीज को सस्पेंड कर दो ऐसे, कोई 1 मिनट के लिए ऐसा मान लेते हैं, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट, इसको यहां पिन लगा के तुमने वर्टिकल प्लेन में छोड़ दिया, ये जहां आके रुकेगा, स्टेबल होगा, वहां इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इस पॉइंट के ठीक ऊपर नीचे होगा। ये जो mg का लाइन ऑफ एक्शन है वो ये होना चाहिए, यहां से पास होना चाहिए। क्यों? अब यहां नॉर्मल रिएक्शन बोलो या जो बोलो, ये जो पिन लगाया है तुमने, पिन जो फोर्स लगा रही है वो यहां से पास हो रही है, पिन का फोर्स। तो इस पॉइंट के अबाउट पिन के फोर्स का कोई टॉर्क तो हो नहीं सकता, पिन का फोर्स तो यहीं लग रहा है, इस पॉइंट के अबाउट पिन के फोर्स का टॉर्क नहीं है, तो इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि mg का भी टॉर्क ना हो। ये तभी होगा जब mg का लाइन बिल्कुल यहीं से पास हो रहा है वो से, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये इसके ठीक नीचे होगा। अगर आप सोचोगे कि इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे रख के छोड़ दूं और ये बैलेंस में रहे, तो संभव ही नहीं है। कैसे संभव है? इसका सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, mg फोर्स यहां आ गया, अब mg का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क तो क्रिएट करेगा ही। ये जो सपोर्ट फोर्स है ये तो यहीं से पास हो रहा है, इसका डायरेक्शन कुछ भी हो पर पास तो यहीं से हो रहा है, इसका तो कोई टॉर्क नहीं है। mg का एक टॉर्क है जो इसको घुमा देगा, तो ये वापस बॉडी इधर की तरफ चलेगी चलेगी। इक्विलिब्रियम तभी संभव है जब ये पॉइंट ठीक ओके नीचे हो। ठीक है, अब इस पे और कुछ और तरह के सवाल इस पे अब अगली क्लास में ही कर पाएंगे। आज यहीं पे हम लोग रुकेंगे, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए।